के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इफ सारे मतलब क्लासिफिकेशन हम बता दिए थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर, हम लोग दोनों टाइप डिटेल में किए थे ना। एक फिजिक्स ऑप्शन था और दूसरा केमिस्ट ऑप्शन था। चलो, इसके बाद हम लोगों का वो ग्राफ बता दिए थे फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। ग्राफ बताए थे ना। यस सर। यस सर। एक log x बाय m, मतलब log x बाय m वर्सेस log p, वो वाला भी ग्राफ प्लॉट करवा दिए थे। स्ट्रेट लाइन जो आया था विद पॉजिटिव स्लोप, है ना। हो गया था ना वो, बताओ जल्दी से। यस। चलो नेक्स्ट, एक और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, इसको बोला जाता है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बस इसके बारे में लिख लो ये एक्चुअली है क्या, आइसोथर्म। तो ये भी एक साइंटिस्ट था जो अपना आइसोथर्म दिया था। तो इसके कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स थे, अलग था ये बिल्कुल, मतलब इसका थ्योरी जो था फ्रेंडलिच से अलग था। तो इसके कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके एजम्पशंस, पॉस्टुलेट्स एंड एजम्पशंस। इसमें एक्चुअली क्या था ना, सबसे पहला पॉइंट लिखते जाना ये लोग, ये साथ में ही तुम लोग, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम लोग गैसियस स्टेट में पढ़े थे, याद है? उसी के ऊपर ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। इसका जो एजम्पशंस है, ये किसी भी गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करके ही ये अपना थ्योरी डिजाइन किया है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट बोला था, एवरी एड्सॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, मतलब हर एक एड्सॉर्प्शन साइट जो है ये इक्विवेलेंट है इसके एजम्पशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए साइट इज, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। हेलो। ठीक है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड, ये बोला कि हर एक एड्सॉर्प्शन साइट जो है ये इक्विवेलेंट होता है। तो किसी भी साइट का एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होगा वो इस चीज पे नहीं डिपेंड करेगा कि उसके बगल वाला एड्सॉर्प्शन साइट वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। हर एक का अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है, और ठीक है, और हर एक एड्सॉर्प्शन साइट को ये इक्विवेलेंट ट्रीट किया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बगल वाला साइट ऑक्युपाइड है या नॉन ऑक्युपाइड है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक साइट जो है अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल वो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी होता है उसका। ठीक है, और हर एक एड्सॉर्प्शन साइट जो है ये इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ये क्या बोला कि एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ए डायनामिक, फाइनली a dynamic equilibrium is achieved between these two
अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि एक एड्सॉर्प्शन है दूसरा डिसऑर्प्शन है, दोनों अपोजिंग नेचर के हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एड्सॉर्बेट को, दूसरा क्या करेगा, एड्सॉर्बेट को अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा। तो ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस के बीच में एक डायनेमिक, क्योंकि ये बोला कि एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन जो है दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट assumption इसका, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। ठीक है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। ठीक है, और यहां से नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग कि रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। समझ आ रहा है ये बात? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। मतलब जो जो साइट्स अनऑक्युपाइड बच गया है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, क्योंकि एड्सॉर्बेट कहाँ पे जाके एड्सॉर्ब होगा, अगर एड्सॉर्बेंट के साइट्स खाली बचे हुए ही नहीं होंगे तो वो एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनऑक्युपाइड साइट्स, कितना अनऑक्युपाइड साइट्स बचा हुआ है फ्रैक्शन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, मतलब डिसऑर्प्शन क्या हुआ कि एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकलते हैं एड्सॉर्बेंट से, तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन अगर बोलना चाहें हम लोग, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, क्योंकि जहां जहां एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, वहां से ही तो डिसऑर्ब होगा ना, डिसऑप्शन होगा। तो इसलिए बोला गया कि रेट ऑफ डिसऑप्शन जो होता है वो डायरेक्टली फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये इसका पॉस्टुलेट्स था या इसका थ्योरी था, हम एक तरह से बोल सकते हैं लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ये सारा पॉस्टुलेट्स था। लिख लियो इसको। यस सर। लिख चुके हो? दिख रहा है या नहीं स्क्रीन सबको? यस सर। दिख रहा है सर। चलो, अब यहाँ देखो, जैसे हम लोग इसका जो इक्वेशन, ये अपना इन सभी थ्योरी के ऊपर ये कुछ कुछ कैलकुलेशन किया था और अपना एक इक्वेशन दिया था एक्स बाय एम। इसका इक्वेशन था ये एक्स बाय एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये इक्वल टू था ए इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 + बी इंटू पी। ठीक है, ये इसका इक्वेशन था। और यहाँ पे ए और बी जो है ये कांस्टेंट था, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स डिपेंडिंग ऑन द, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉलिड और गैस। मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा ए और बी का वैल्यू क्या होना है। और ये पी जो है ना, इसमें इसके इक्वेशन में पी जो है ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है। जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, उस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा ना गैस का, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर ये कहलाएगा। और एक्स बाय एम ये क्या डिनोट कर रहा है बताओ? एक्स बाय एम क्या होता है? ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ, एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, एक्चुअली जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, वो हम लोग बोल सकते हैं ये लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, इसी का एक स्पेशल केस है। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे जैसा इस टाइप का है, ठीक है, ये बोला जाता है कि प्रूव दैट फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म is a special case of
लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का एक स्पेशल केस है। इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? ठीक है, एक्चुअली जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है ये इसी के इक्वेशन से मेनली डिराइव हुआ है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जैसा लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 + बीपी, यही है ना इक्वेशन। अब देखो हम फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ चुके हैं, यहाँ पे केस 1 हम कंसिडर करते हैं। केस 1 क्या है कि व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, जब प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगा, बोलो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है हमको। देखो प्रेशर का वैल्यू जब बहुत ज्यादा हाई होगा तो यहाँ पे B इंटू पी वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में B इंटू पी, प्रेशर का वैल्यू जब बहुत ज्यादा हाई है तो B इंटू पी का वैल्यू क्या होगा, ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ग्रेटर होगा या नहीं, ये बताओ। प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई Yes. है तो बी इंटू पी जो प्रोडक्ट है वो 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि 1 + बीपी इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी के इक्वल। यस और नो, ये बताओ। यूज कर सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन, Yes, sir. यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, जस्ट हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर का केस 1 हम लोग कंसिडर किए, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो मतलब बी इंटू पी का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से, क्योंकि ए और बी ये जो है पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो बी इंटू पी का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट का वैल्यू, तो 1 + बीपी का प्रोडक्ट हम लोग सॉरी सम जो है नियरली बीपी के इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा, एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए इंटू, ये पी था ऊपर और नीचे 1 + बीपी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली बीपी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो पी पी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, ए बाय बी, और ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। यही सेम चीज था फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, देखो तो जब प्रेशर का वैल्यू वेरी हाई था, प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, वो प्रेशर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था या कांस्टेंट हो जा रहा था, बिल्कुल। देखो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में चेक करो क्या बताया गया था, Constant हो जाता कांस्टेंट। तो ये एक तरह से हो गया ना, इसी का एक स्पेशल केस हम लोग बोल सकते हैं। यस और नो, बोलो समझ आया ये सबको? हेलो। है। Yes, sir. तो ये केस 1 है, इसी तरह हम लोग केस 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में हम लोग बोल सकते हैं जब प्रेशर लो है, ठीक है। केस 2 में व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर अगर लो है तो यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं बताओ तो, प्रेशर का वैल्यू अगर लो है तो वही 1 सेम। plus BP हाँ approximately equal to 1. हाँ, प्रेशर का वैल्यू अगर बहुत लो है तो बी इंटू पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये अगर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा वैल्यू हो गया तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 1 + बी इंटू पी, ये नियरली इक्वल टू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए इंटू पी, और नीचे 1 + बीपी के जगह सिंपली 1 आ गया। ये देखो एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए इंटू पी हो गया, है ना। और एक ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये देखो यही सेम चीज था, जब प्रेशर का वैल्यू लो था, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में देखो जब प्रेशर का वैल्यू लो था तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था या नहीं, वो लीनियरली बढ़ रहा था। यस और नो, चेक करो ग्राफ, लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था या नहीं, ये बताओ। Yes. और
हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे क्या था, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर था, मतलब एक बार इक्विलिब्रियम प्रेशर अचीव कर गया, उसके बाद जैसे ही प्रेशर का वैल्यू अगर हाई कर दोगे तो हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या हुआ, एक स्पेशल केस है, मतलब लैंगमुइर लैंगमुइर वाले से ही हम लोग फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन को एक तरह से डिराइव कर सकते हैं। समझ आया बात? यस सर। बोलो अभिषेक, यस सर। समझ आया या नहीं? आया सर। चलो तो फटाफट नोट करो, यहाँ तक हम लोग का एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में हम लोग ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, इसमें देखोगे एक एनसीईआरटी में तुम्हारा एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशंस दिया हुआ है, एक बार एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम तुम लोग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लियो तुम लोग। यस यस सर। सर। चलो अब यहाँ पे देखो, ये अभी हम लोग ऊपर जो केस कंसिडर कर रहे थे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड कर रहे थे। अगर मान लो एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन अगर करें, तो एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन के केस में एक्सप्रेशन जो भी फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का इक्वेशन आ रहा है ना, उसमें गैस है तो गैस के केस में हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन के केस में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर यूज नहीं करेंगे ना, सॉल्यूशन के केस में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो वो जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन था ना, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी पे पावर 1/n, याद है? यस। तो वहां पे हम लोग गैस का एड्सॉर्प्शन देख रहे थे सॉलिड के सरफेस पे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन देखेंगे। ये एड्सॉर्प्शन है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन अगर सॉलिड के सरफेस पे कंसिडर करना है, तो सॉल्यूशन के केस में हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में थोड़ी ना बात करेंगे। सॉल्यूशन के केस में ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर वाला टर्म रिप्लेस हो जाता है सिर्फ कंसंट्रेशन से। ठीक है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये चेंज हो गया, पार्शियल प्रेशर की जगह आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन आ जाएगा। एक्स बाय एम ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 1/n, बाकी सारा चीज सेम है। फैक्टर्स भी वही सारे रहेंगे, मतलब देखोगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ जैसे इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो जो चीज था, मतलब जो जो फैक्टर्स एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को अफेक्ट कर रहे थे, वही सारा फैक्टर्स यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, बस सिर्फ पार्शियल प्रेशर की जगह एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस। ठीक है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो नोट करके कि ये x बाय m जो है ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, पॉइंट वाइज करके लिख लो कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये x बाय m, ये समझ लेना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये लिख सकते हैं हम लोग इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम लोग लिख सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट
and the adsorbate। ठीक है, तो यही है, ये बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ये जो हम लोग देखे थे एड्सॉर्प्शन गैस ऑन सॉलिड, उसी तरह एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑन सॉलिड सरफेस, वो सारा चीज सेम रहेगा, बस कंसेंट ये पार्शियल प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। इसमें इसके बाद देखोगे एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट एक बार पढ़ ही लेना, क्योंकि एप्लीकेशन वाले पार्ट से भी अब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चंस अगर देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एनसीईआरटी से जितना भी एप्लीकेशन दिया हुआ है ना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। दिया हुआ है ना, देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई देखे हो? यस सर। ठीक है, तो वो एक बार उसको रीडिंग मार लेना एप्लीकेशन वाले पार्ट को अच्छे से, क्योंकि एप्लीकेशन वाले पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहाँ कहाँ एड्सॉर्प्शन, मतलब सिर्फ एड्सॉर्प्शन में ही नहीं, बाकी अदर इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में भी देखोगे एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स करोगे तो वहां भी हर एक गैसेस का कुछ कुछ एप्लीकेशंस होता है, वो भी लास्ट में वहां पे एनसीईआरटी में एप्लीकेशन है। डायरेक्ट जेईई मेंस में हर साल एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है एप्लीकेशन वाले पार्ट से, इसलिए बोल रहे हैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग का एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, सारे चीज हम लोग कवर कर लिए एड्सॉर्प्शन में। तो एक बार इसको देख लो, अगर एड्सॉर्प्शन वाले पोर्शन में कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, कुछ पूछना है किसी को? बोलो कृष्णा। नो सर, अभी तो नहीं पूछना है। नहीं पूछना है, चलो ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक हम लोग का हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कैटेलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेलाइसिस। अब कैटेलाइसिस तुम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ चुके हो, केमिकल सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कैटलिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो सब भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे कैटेलाइसिस का बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, और कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो चीज देखना है हम लोगों को। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे, मतलब वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटलिस्ट कैसे इम्पैक्ट करता है, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ पे एक्चुअली हमको मैकेनिज्म देखना है, कैटलिस्ट एक्चुअली कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और कैसे बाद में रिएक्शन खत्म होने के बाद वो कैसे अपने आप को रिकवर करता है, वो सारा चीज देखना है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कैटल सब्सटेंसेस विच, कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalysts। ठीक है, एंड द phenomenon is known as, और इसी phenomenon को कहते हैं catalysis, and the phenomenon is known as
कैटेलाइसिस। बात समझ आया? तुम लोग कैटलिस्ट में केमिकल काइनेटिक्स में ये बताए थे तुम लोगों को कि कैटलिस्ट क्या है, वैसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को पॉजिटिवली, यहाँ पे एक्सेलरेट बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में देखोगे डी एक्सेलरेट भी करता है। मतलब कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, उसके रेट को, मेन जो काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, बट वो कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये लिखा गया एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड। मतलब जितना अमाउंट तुम कैटलिस्ट का बिफोर द रिएक्शन लिए थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद कैटलिस्ट का उतना ही अमाउंट रिकवर हो जाता है, ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पूरा कंज्यूम नहीं होता है, कोई भी अमाउंट उसका कंज्यूम नहीं होगा। तो इसी फेनोमेनन को बोला जाता है कैटेलाइसिस, ठीक है। अब अगर हम लोग कैटलिस्ट को क्लासिफाई करना चाहें, क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन 1 कर रहे हैं कैटलिस्ट का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक है। कैटलिस्ट का फेज कैसा है उसके बेसिस पे दो टाइप्स के कैटेलाइसिस होते हैं, या दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या, किसको बोलेंगे बताओ तो, बोलो होमोजीनियस कैटलिस्ट किस, बोलो, बता सकते हो कोई? हेलो सर एक श्रुति। तरह का सब्सटेंस रहेगा। एक टाइप, यहाँ पे देखो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट स्पीसीज, और प्रोडक्ट जो है, सर फेज दोनों का सेम रहेगा। हाँ, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमारा फेज है ना, कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं उसका फेज भी बिल्कुल सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगर मैच कर रहा है, सेम फेज है, तो उसको हम लोग होमोजेनियस कैटलिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजेनियस कैटलाइसिस। समझ रहे हो बात? होमोजेनियस कैटलाइसिस यहाँ लिख लो, कैटलाइसिस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन द reactants and the catalyst are in the same phase, ठीक है, इसको हम लोग होमोजेनियस कैटेलाइसिस बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो एग्जांपल जैसे होमोजेनियस कैटेलाइसिस का दे सकते हो तुम लोग, जैसे मान लो ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, ट्वाइस SO3 गैस में। तो इस केस में जो यूज किया जाता है ना कैटलिस्ट, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, ये भी गैस होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारे स्पीसीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उन सभी स्पीसीज का फेज जो है वो गैसियस फेज है, और जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो कैटलिस्ट भी गैसियस फेज में है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस, जहाँ पे हमारा कैटलिस्ट और स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उन सभी का फेज अगर सेम है तो उसको होमोजेनियस कैटलाइसिस बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस का, जैसे ये लिख सकते हैं हम लोग C12H22O11, ठीक है, ये केन सुगर है, केन सुगर का इन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक्वस फेज है, ये H2O, ठीक है, ये लिक्विड, ठीक है। तो ये इन्वर्जन होगा, H+ के फेज में है, ये एक्वस फेज। तो सारा लिक्विड फेज है ना, एक्वस का मतलब क्या हुआ,
एक्वस किसके लिए यूज करते हैं? अगर सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस यूज कर लेते हैं, तो एक तरह से वो लिक्विड फेज ही है ना, या कोई और फेज है? बताओ, लिक्विड फेज ही रहेगा ना। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है? C6H12O6 एक ग्लूकोज फॉर्म करता है एक्वस फेज में, और दूसरा फ्रुक्टोज फॉर्म करता है C6H12O6, ये भी एक्वस फेज में है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाला रिएक्शन है। तो उसमें देख रहे हो जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है वो एक कोई एसिड यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जो एसिड हम लोग यूज करेंगे वो भी एक्वस फेज में रहेगा, और जो हमारा रिएक्टेंट है जो भी स्पीसीज इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उन सभी का फेज भी लिक्विड फेज है। तो इसको भी हम लोग एक तरह से होमोजीनियस कैटालाइसिस बोल सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? बात समझ आ गया सबको? yes sir. चलो, नेक्स्ट हो गया इसमें सेकंड जो टाइप हो गया ये हेट्रोजीनियस हो गया। तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और जो स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? सेम फेज में नहीं होंगे। तो इसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे। तो इसका हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब अपने से लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो N2 गैस प्लस 3 हेबर्स प्रोसेस वाला है। तो इसमें ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ट्वाइस अमोनिया गैस। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है ना, प्लैटिनम के सरफेस पे ये इसका रिएक्शन हो रहा है। तो प्लैटिनम नहीं, मेनली देखोगे ये Fe के सरफेस पे होता है, सॉरी Fe लिख लेना, Fe के सरफेस पे होता है। तो इसमें देखोगे Fe क्या है? Fe जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो Fe किस फेज में रहेगा? वो तो सॉलिड फेज में रहेगा ना। Fe के सरफेस पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो सॉलिड में, और जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है? गैसियस फेज में है। यहाँ पे कैटलिस्ट का फेज जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे 5O2, ये बनाता है 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस 6H2O, और ये H2O निकल रहा है यहाँ पे गैसियस फेज में, वेपर के फेज में निकल रहा है। तो यहाँ जो है ये प्लैटिनम के सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी देखो एक तरह से हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल से एक दो ध्यान रखना, ठीक है, ये सब तुम्हारे स्कूल एग्जाम से या बोर्ड्स में तुमको एग्जांपल के साथ लिखना होगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स ध्यान रखना। समझ रहे हो ना बात? एक दो रिएक्शंस याद रखना दोनों केसेस का। एटलीस्ट स्कूल में डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी तुमको देना होगा। ठीक है, या बोर्ड में क्वेश्चन आया तो तुमको एग्जांपल्स के साथ लिखना होगा, इसलिए एग्जांपल्स एक दो याद रख लो। लिख चुके हो? तो थोड़ा नीचे करिए। yes ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन 2 हम लोग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन 2, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैटलिस्ट जो है किस टाइप का कैटलिस्ट है। इधर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, रिएक्शन को वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के कैटलिस्ट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे ऊपर जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं वो सारा पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही है। तो कोई एक एग्जांपल लिख लो, ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये हो रहा है प्लैटिनम के सरफेस पे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस SO3 गैस में। तो ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट का। ठीक है, या हेबर्स प्रोसेस वाला जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ऊपर जितना भी हम एग्जांपल्स लिखे हैं वो सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट समझ गए ना? वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट।
तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल जो होता है, जैसे एग्जांपल्स इसका ध्यान रखना, CHCl3 प्लस O2, इसमें जो ये 1% अगर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज कर लें, 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा ना, इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, और ये जनरेट क्या करता है, CL और ये Cl, ये फॉस्गीन गैस है, COCl2 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, फॉस्जीन गैस, पॉइजनस गैस होता है ये, और प्लस HCl फॉर्म करेगा। COCl2 ये फॉस्जीन गैस और प्लस HCl। तो यहाँ पे 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, एग्जाम्पल्स याद रखना है इसका। और दूसरा हो गया, जैसे मान लो ये, और भी 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रहे हैं, तो इसमें अगर तुम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल यूज कर लेंगे, तो ये भी, ये इनके लिए, ये इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 2H2O प्लस O2 गैस। ठीक है, तो ये अगर यूज करोगे H3PO4 और ग्लाइसरॉल, तो इस रिएक्शन के लिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और भी एक एग्जांपल है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, क्विनोलिन के प्रेजेंस में, क्विनोलिन। तो इसके प्रेजेंस में कराएंगे, ये प्रोडक्ट क्या देगा, C6H5COH। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है, क्विनोलिन के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराओगे, क्विनोलिन जो है यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए नेगेटिव कैटलिस्ट के, ध्यान रखना। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, वो रिएक्शन को नेगेटिवली, मतलब कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करता है, बताओ तो। ये केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में किए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को या तो वो इंक्रीज कर सकता है या एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। वही एट द सेम टाइम नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, बताओ तो, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो यही है फर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट में। एक रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, दूसरा नेगेटिव वाला रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। लिख लियो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ध्यान रखना तुम लोग, स्टेटमेंट तो लिख ही लोगे, एग्जांपल्स याद रखना है। लिख चुके हो संजीव, यस सर। हो गया ना, यस सर। चलो नेक्स्ट है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 2 क्लासिफिकेशन आ गया, इसके बाद कुछ कुछ टर्म्स है। जैसे एक टर्म होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा ना, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो कैटलिस्ट। मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट एक अलग से हमको कुछ नहीं डालना पड़ रहा है, जो प्रोडक्ट बना ना, वो प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है रिएक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे KMnO4 प्लस COOH और ये COH प्लस H2SO4। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना,
इस रिएक्शन में देखोगे ये MnSO4 जो है ना, MnSO4 जो है इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट है ये। मतलब जैसे ही एक बार MnSO4 फॉर्म हो गया, तब ये MnSO4 जो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, की जो प्रोडक्ट बना ना वो प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑटो कैटेलाइसिस। और जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है जो प्रोडक्ट, उसको ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, दूसरा सकते हैं जैसे CH3, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर वाला रिएक्शन है। ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा है। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, एक एसिड बनेगा, तो ये एसिड बन गया और C2H5OH। अब यहाँ पे जो ये CH3COH, ये एसिड जो बना ना, एसिटिक एसिड, ये जो है ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोलाइसिस जो होता है एस्टर का, ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो ये जैसे ही ये एसिड बना, अब ये एसिड जो है वो हम एसिडिक मीडियम इसको प्रोवाइड कर देगा। तो एसिडिक मीडियम जैसे ही प्रोवाइड करेगा तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। मतलब जैसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो देखोगे रिएक्शन का रेट क्या हो गया, वो फास्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं, या इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। समझ रहे हो बात? और भी एग्जांपल्स हैं ऑटो कैटलिस्ट का। एक और है जैसे Cu प्लस HNO3, कॉपर का रिएक्शन कराया जा रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस HNO2 और प्लस H2O। अब यहाँ पे ये जो HNO2 बना है ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ ऑटो कैटलिस्ट हम लोग किसको बोलेंगे कि प्रोडक्ट जब खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है तो उसको ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। यहाँ पे कोई अलग से कैटलिस्ट हमको डालना नहीं पड़ रहा है। जो प्रोडक्ट बना उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो खुद ऑटो कैटलिस्ट या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है ना? लिख लिए एग्जांपल्स यहाँ तक? हेलो हेलो, Yes, sir. लिख चुके हो एग्जांपल्स? लिख लिए ना? Yes, sir. चलो, ये ऑटो कैटलिस्ट हो गया। इसके बाद होता है इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस क्या है? ये सारे छोटे छोटे टर्म्स है यहाँ पे देखो। इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस में मतलब देखो यहाँ पे दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली अगर कराएंगे ना, तभी, मतलब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस का, जैसे Na2ASO3। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, इसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन करके ये कन्वर्ट होता है Na2ASO4 में। ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम खुद कराओगे ना अकेले, मतलब सिंपली अगर हम लोग ये रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन देखोगे नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप अगर कराना चाहे तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में करा दें Na2SO3 प्लस O2 और ये बन रहा है Na2SO4, तो ये वाला प्रोसेस जो है ये आसानी से अपने आप स्पॉन्टेनियस है। तो इस रिएक्शन को, ये पहले वाले रिएक्शन को अगर हम लोग इस सेकंड वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में कराएंगे ना, इन दोनों रिएक्शन को अगर साथ में कराओगे तो देखोगे ये पहला वाला रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के एग्जांपल को इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। कि मतलब ये रिएक्शन जो सेकंड वाला रिएक्शन जो है वो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए एक तरह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये जो है उसमें कैटेलाइसिस इंड्यूस कर रहा है, मतलब उस रिएक्शन को वो स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प कर रहा है। अगर सिंपली हम लोग अकेले इस रिएक्शन को कराएंगे तो अकेले वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस को जब साइमल्टेनियसली कराते हैं, साथ में कराएंगे, तो देखोगे दोनों रिएक्शन हो रहा होता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। समझ रहे हो बात?
मतलब जब दोनों रिएक्शन साथ में कराया जाएगा Na2SO3 प्लस O2, ये बन गया Na2SO4। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी पहले से हो रहा था, लेकिन इसके प्रेजेंस में दूसरा वाला भी प्रोसेस क्या हो जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था, लेकिन इसके प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ये दोनों साथ में होगा, तो साथ में रिएक्शन कराओगे तो दूसरा वाला रिएक्शन भी वो पहले वाले के प्रेजेंस में होने लगता है। तो ये इंड्यूस्ड कैटालाइसिस का एग्जांपल है। समझ आया बात? इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, हेलो, समझ आया या नहीं इसका मतलब? Yes. सर हेलो, बोलो। सर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस? आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इंड्यूस्ड कैटालाइसिस को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो ना कि एक रिएक्शन अगर दूसरे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे, जैसे चलो लिखा ही देते हैं, यहाँ लिख लो। when one reaction influences the rate of other reaction, rate of other reaction which does not occur under ordinary conditions, then this phenomenon is known as induced catalysis। समझ आया बात? जब एक रिएक्शन जो है वो दूसरे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि दूसरा वाला रिएक्शन जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा था, अपने आप अकर नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में वो जो होता है पहला वाला रिएक्शन भी होने लगता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। समझ रहे हो? यस और नो? अब क्लियर है? Yes. चलो, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। ये जो है ये Na2SO3 ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम सल्फाइड, नाम जानते हो ना इसका? सोडियम सल्फाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या है? Na2ASO3 ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड। और ये Na2SO4 ये कौन सा कंपाउंड बना ऑक्सीडेशन होके? ये बताओ, Na2SO4 ये कौन सा कंपाउंड बना? नाम क्या होगा इसका, जल्दी बोलो। हेलो, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और ये Na2ASO4 ये क्या हो गया? सोडियम आर्सिनेट, ठीक है, ये ध्यान देना, सोडियम आर्सिनेट। और ये है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ये PHIT लिख लो, ठीक है, सल्फाइट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है। समझ आ गया अभिषेक? यस सर, आगे। चलो लिख लिया ना यहाँ तक? यस सर। चलो, ये हो गया इंड्यूस्ड कैटालाइसिस।
ये सारा टर्म्स है, इसमें एक दो टर्म्स और है, चलो लिख लो। प्रोमोटर्स, एक्टिवेटर्स, ये तुम लोग पढ़े होगे। प्रोमोटर्स बहुत सारे रिएक्शन में देखे होगे ना, कैटलिस्ट के साथ साथ एक प्रोमोटर भी यूज किया जाता है। प्रोमोटर्स या फिर एक्टिवेटर्स, तो इसका काम क्या है, ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस करता है। हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं है लेकिन, विच आर नॉट द कैटलिस्ट बट its presence increases the catalytic activity of the catalyst। ठीक है, कैटेलाइटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग द, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिव साइट्स। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिव साइट्स और बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। तो इसको बोला जाता है प्रोमोटर्स, जो कि एक्चुअली में कैटलिस्ट नहीं है लेकिन वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। कैसे एनहांस करता है, एक्टिव साइट्स को बढ़ा के या फिर सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करके। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को बोला जाता है प्रोमोटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हेबर्स प्रोसेस में तुम लोग सुने होंगे, N2+3H2, ये अमोनिया गैस का जो प्रोसेस है, यहाँ पे देखो, इसमें कैटलिस्ट की तरह क्या यूज किया जाता है, Fe जो है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, Fe सॉलिड जो है ये कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए। अब इसमें कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोमोटर यूज किया जाता है, जो प्रोमोटर तुम लोग पढ़े होगे, MO, मोलिब्डाइनम बोला जाता है इसको, सुने हो? ये मोलिब्डाइनम जो है प्रोमोटर है, एज ए प्रोमोटर यहाँ काम कर रहा है। सुने हो या नहीं? ये पढ़े होगे हेबर्स प्रोसेस में, ये तुम लोग पढ़े होगे, ये मोलिब्डेनम है, MO से रिप्रेजेंटेड है। ये एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये प्रोमोटर है, यहाँ पे कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ये बढ़ा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर। समझ गए बात? तो ये सब छोटा छोटा टर्म्स है, ये सब लिखते जाओ, ये सब पूछा जा सकता है डेफिनेशन, और एग्जाम्पल के साथ सब, एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखना तुम लोग। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो? यस सर। चलो, तो ये हो गया प्रोमोटर। इसी तरह प्रोमोटर का उल्टा होता है कैटालाइटिक पॉइजन। ठीक है, जैसे प्रोमोटर क्या कर रहा था, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, उसी तरह पॉइजन क्या करेगा, कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन या फिर कैटालाइटिक इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को, अ, जैसे प्रोमोटर कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसको बोला जाता है कैटालाइटिक पॉइजन या फिर कैटालाइटिक इनहिबिटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग यूज, एग्जाम्पल जैसे ये है RCOCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और इसमें PD+BaSO4 ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और इसमें अगर क्विनोलिन यूज कर लोगे ना, क्विनोलिन, तो यहाँ पे ये क्विनोलिन जो है ना पॉइजन की तरह बिहेव कर रहा है, क्विनोलिन। ये बनाता क्या है, RCOH।
RCHO, ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्विनोलिन जो है ये PD प्लस BaSO4 ये एक्चुअली कैटलिस्ट है, ठीक है, ये इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे जो क्विनोलिन यूज हो रहा है ना, ये क्विनोलिन क्या कर रहा है, ये इस रिएक्शन के लिए क्या है, पॉइजन की तरह काम करेगा, मतलब ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो इसको कैटेलाइटिक पॉइजन बोला जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल ध्यान रखना। ये सारा छोटा छोटा टर्म्स है, ये सब ध्यान रखो, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लो एक बार, सारा नोट कर लियो। सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आना चाहिए, ये सब तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चीज तो तुम लोग पहले से भी जानते होगे, ठीक है। बस इसमें देखना एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड पर्पस ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का भी बोर्ड तो 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है ना, पहला वाला कब यस होगा, सर, नवंबर दिसंबर। तो सिलेबस दे दिया गया उसका? सर सिलेबस तो लेटर ऑफ जुलाई में आएगा। अच्छा, लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक में मिलेगा। यस सर। सर तो पहला फर्स्ट में बस MCQ ही रहेगा, पहला एग्जाम में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव? यस सर, OMR शीट बेस्ड। अच्छा, और दूसरा वाला जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा? यस सर, वो पहले जैसे होता था वैसे ही होगा। तो दूसरा वाले में फुल सिलेबस रहेगा या फिर? सर हाफ सिलेबस, पहले वो हाफ 50%। चैप्टर। अच्छा, 50% फर्स्ट वाले में ले लिया जाएगा, 50% सेकेंड वाले में। यस सर। ऑब्जेक्टिव कराने का मतलब क्या हुआ फिर, मतलब 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही होगा? सर मार्क्स नहीं बताया है, 90 अच्छा मिनट्स का टेस्ट होगा, पहला वाला बताया गया है। अच्छा अच्छा, और फाइनल ठीक। बोर्ड्स में 50% ही। 50% सिलेबस रहेगा ना, आधा आधा स्प्लिट कर दिया गया ना, फर्स्ट 50% का पहले एग्जाम लिया जाएगा, फिर बच गया जो वो बाद में एग्जाम लिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चैप्टर ऑर्डर में ही रहेंगे या रैंडमली कोई भी दे दिया जाएगा? हमको लग रहा है मुझसे ऑर्डर में ही रहना चाहिए। आया नहीं। ठीक है, वो मिल जाएगा, उत्तर में है एग्जाम, और दूसरा वाला मार्च या अप्रैल में, वो जो नॉर्मल होता है ना। यस सर। अच्छा, बोर्ड का रिजल्ट भी तो आने वाला था ना जुलाई में ही। यस सर, आया नहीं है बट अच्छा, तो वो आ जाएगा लास्ट वीक तक में, पता नहीं आ जाए बहुत सारा शायद। स्कूल्स ज्यादा ज्यादा नंबर चढ़ा के दे दिया था, इसीलिए रिजल्ट बनने में लेट लग रहा है। तो इस बार थोड़ी ना कोई फेल करने वाले हैं, इस बार तो सब निकल गया। नहीं सर, बहुत सारे स्कूल्स में सभी बच्चों को मतलब 97 98 आ रहा है, ऐसे हुआ है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी तक। वैसे ही होगा ही, अब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो क्या कर सकता है, कौन स्कूल चाहेगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हो, बताओ, कोई स्कूल यस सर। चाहेगा? तो नो। देगा ही मार्क्स। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम लोग करो, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना, ठीक है, कैटालाइसिस तक पढ़ के रखो, फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, इसमें बस रीडिंग मारते जाओ, आराम से समझ में आते जाएगा। एग्जाम्पल्स बस ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स अगर एक एक एग्जाम्पल्स एटलीस्ट, फिर डेफिनेशन के साथ हमको एग्जाम्पल लिखने के लिए वो याद रखना बस, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ही हेल्प करेगा, वो बोर्ड एग्जाम्स में ही हेल्प करेगा, तो वो ध्यान देना, ठीक है। नोट कर लियो इसको, यहाँ तक लिख चुके हो ना सब लोग? यस सर। चलो चलो, फिर तो अगले क्लास में करते हैं तुम लोग।
थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।